हे गाइस, दिस सेट सीए कोमल त्यागी। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मिशन 60 में। आज हमारा टॉपिक है ई असेसमेंट स्कीम 2019। ई असेसमेंट स्कीम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस स्कीम का नाम है फेसलेस असेसमेंट स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है फेसलेस ई असेसमेंट करना। ई असेसमेंट से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली असेसमेंट, राइट। पहले मैं बता देता हूँ ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। देखो भाई, सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये बताना हल्का सा मुश्किल है, लेकिन ये जो ई असेसमेंट है ये हमारे इंडिया का फ्यूचर है और पूरे के पूरे इंडिया में ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं कि इंडिया देश को रन करने के लिए बेटर मैनर में या फिर गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए ये जो ई असेसमेंट है ये अपने आप में एक क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। जैसा कि मिशन 60 सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स, नीचे लिखा है फेसलेस। इस स्कीम का दूसरा नाम क्या है? फेसलेस। जो ई असेसमेंट स्कीम 2019 है, इसमें दो नोटिफिकेशन आया, एक नोटिफिकेशन नंबर 61 और दूसरा नोटिफिकेशन नंबर 62, ठीक है। दोनों कब आया? 12 सितंबर 2019, आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बच्चों को कंफ्यूजन हो गई कि जैसे ही उन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा, नोटिफिकेशन नंबर 61 एंड नोटिफिकेशन नंबर 62, बच्चों ने देखा दोनों नोटिफिकेशन में सेम मैटर है, तो सर फर्क क्या है? आप खुद जब देखेंगे इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन तो आप देखेंगे 97% डेटा दोनों में सेम है। तो जी फर्क क्या है? जो नोटिफिकेशन नंबर 61 है उसमें जो ई असेसमेंट स्कीम 2019 है ये इंट्रोड्यूस की गई है, जबकि नोटिफिकेशन नंबर 62 जो है उसमें इस स्कीम को इफेक्टिव बनाया गया है। एक बात और बता देता हूं, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया कि सर जब इस स्कीम को इफेक्टिव बनाया गया तो सर क्या जो असेसमेंट पहले होते थे, हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट वगैरह, तो उसमें जो टाइम लिमिट थी वो क्या सर ओवररूल्ड हो जाएगा? राइट। ये जो नोटिफिकेशन नंबर 62 है ये यही बात कहता है कि हम जो इस स्कीम है इसको इफेक्ट में ला रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली सारे जो पहले असेसमेंट्स होते थे उनके लिमिट्स को, उनके लॉ को ओवररूल कर देगी ये स्कीम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 3A ऑफ सबसेक्शन नंबर 3A ऑफ सेक्शन 143 नोटिफिकेशन नंबर 61 के द्वारा और सबसेक्शन नंबर 3B अंडर सेक्शन 143 नोटिफिकेशन नंबर 62 के द्वारा यहां पे इंसर्ट किए गए। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। किसी भी स्कीम आने का ऑब्जेक्टिव, कोई भी स्कीम आती है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसके कुछ खास ऑब्जेक्टिव है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिमिनेट करना ह्यूमन इंटरफेस बिटवीन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड असेसी, ठीक है। तभी तो इस स्कीम का नाम आया फेसलेस। गवर्नमेंट चाहती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो टैक्स ऑफिसर्स हैं और जो असेसी है उनके बीच में ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो। दूसरा क्या है? टू कैरी आउट द असेसमेंट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिकली मोड, इस पूरे के पूरे असेसमेंट प्रोसीजर को इलेक्ट्रॉनिकली वे में करना, तभी तो इसका नाम है ई असेसमेंट स्कीम, ओके। तीसरा क्या है? रिड्यूस द स्कोप ऑफ करप्शन। भाई सीधी बात है, करप्शन कैसे रिड्यूस होगा? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बच्चे हैं, सीए फाइनल में है, मेरे से शायद आपसे बेहतर ये चीज कोई नहीं जानता होगा। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स ऑफिसर्स का और गवर्नमेंट का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, आई रिपीट, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों का और एसएससी का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा तो चांसेस है कि इससे करप्शन भी कम होगा। आगे, टू मिनिमाइज द टाइम ऑफ लिटिगेशन के टाइम में पहले एओ, फिर सीआईटी अपील, फिर आईटीएटी, फिर अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, और तो लिटिगेशन में 10 से 15 साल का समय लग जाता है आज के टाइम में देखा जाए तो इस समय को कम करना है। अच्छा, टू इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट, बिल्कुल टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। तो ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव आप सभी को मालूम हो गया होगा। फिर से मैं जो
स्लाइड नंबर 1 थी, आपको मैं समरी करा देता हूं। स्लाइड नंबर 1 फिर से ध्यान से देखिए कि इस स्कीम का नाम क्या है, फेसलेस स्कीम है। 2 नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 61, नोटिफिकेशन नंबर 62। नोटिफिकेशन नंबर 61 में ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया ई असेसमेंट स्कीम 2019 के नाम से, और नोटिफिकेशन नंबर 62 लाके इस स्कीम को इफेक्टिव बनाया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जी एलिमिनेट करना इंटरफेस बिटवीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों का और एसएससी का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि करप्शन कम करना, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना और इलेक्ट्रॉनिकली असेसमेंट करना, राइट, और जो लिटिगेशन का टाइम था उसको कम करना। हम चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पे। ये स्लाइड नंबर 3 जो अभी आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक स्कोप ऑफ द स्कीम कह दो या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीम। ये स्कीम कैसे, मतलब क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ई असेसमेंट होगा। देखो, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि हमने नेशनल ई असेसमेंट सेंटर्स, नेशनल लेवल पे एक ई असेसमेंट सेंटर बनेगा। और कहां बनेगा? दिल्ली में। क्यों बनेगा? हमारे देश की कैपिटल क्या है? सर दिल्ली है, तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर भी कहां होगा? दिल्ली में। अब इस नेशनल के नीचे 8 क्या होंगे? रीजनल सेंटर होंगे। 8 रीजनल सेंटर आप देख सकते हैं कहां पे? दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। ठीक है, हाँ जी 8 है। अब इन जो 8 है इनके अंदर 1 2 3 4 सेंटर्स हो रहे। पहला क्या है? असेसमेंट यूनिट या फिर सेंटर बोल दो। असेसमेंट सेंटर है, वेरिफिकेशन सेंटर है, टेक्निकल सेंटर है, रिव्यू सेंटर्स है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। आई रिपीट, इस स्लाइड को जिसने समझ लिया वो पूरा का पूरा इस ई असेसमेंट के स्ट्रक्चर को, कैसे इस ई असेसमेंट काम करेगा, वो पूरा का पूरा बच्चा समझ जाएगा। सबसे पहले होगा एक नेशनल लेवल पे सेंटर, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। उसके नीचे होंगे 8 रीजन में। ठीक है, 8 रीजन के, हर रीजन के नीचे जो होंगे 4 सेंटर्स और होंगे। पहला क्या है? असेसमेंट सेंटर। दूसरा क्या है? वेरिफिकेशन सेंटर। तीसरा क्या है? टेक्निकल सेंटर। और चौथा क्या है? रिव्यू सेंटर। समझ गया? अब काम कैसे होगा? मान लो रैंडम बेसिस पे जो भी एसएससी स्क्रूटनी में आता है, ठीक है ना, उसका केस उठेगा। तो कौन केस स्क्रूटनी कौन करेगा रैंडम बेसिस पे? नेशनल, सबसे बड़ा वाला नेशनल ई असेसमेंट सेंटर करेगा। केस उठाया एसएससी का रैंडम एलोकेशन की बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद वो क्या है? वो किसी भी असेसमेंट यूनिट अंडर एनी रीजन जो केस उठा के कहां देगा? किसी भी असेसमेंट यूनिट को दे देगा अंडर एनी रीजन। दे दिया जी। अब क्या होगा? असेसमेंट यूनिट या फिर कह दो असेसमेंट सेंटर का काम क्या होता है? असेसमेंट करना। जैसे नॉर्मल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है वैसे ही होगा, लेकिन सभी कुछ होगा क्या? इलेक्ट्रॉनिकली बोर्ड में। दूसरा, फिर असेसमेंट सेंटर को मान लो उसने, असेसमेंट सेंटर ने देखा यार एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्लांट एंड मशीनरी कई करोड़ के आ रहे हैं, बिल्डिंग आ रहे हैं, लेकिन मेरे को डाउट है कि एक्चुअल में ये चीज है या नहीं है। हो सकता है एसएससी ने फेक डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए ये एडजस्टमेंट किया, तो चाहेगा असेसमेंट सेंटर की हम इसका वेरिफिकेशन कराते हैं। तो आप कहेंगे कि वेरिफिकेशन के लिए असेसमेंट सेंटर वेरिफिकेशन यूनिट को अप्रोच करेगा। आंसर इज नो। यहां पे ध्यान रखना है, असेसमेंट सेंटर या डायरेक्टली वेरिफिकेशन सेंटर को या फिर टेक्निकल सेंटर को या फिर रिव्यू सेंटर को अप्रोच नहीं कर सकता। असेसमेंट सेंटर जो होगा वो डायरेक्टली अप्रोच किसको करेगा? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को रिक्वेस्ट करेगा कि जी मेरे को इस चीज का वेरिफिकेशन करना है। अब क्या है कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर किसी भी रीजन के वेरिफिकेशन सेंटर से कहेगी कि भाई उस असेसमेंट सेंटर की ये क्वेरी आई है, ये एसएससी है, इसकी डिटेल ये है, आपको क्या है इसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट लाके दो। तो वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन होके वेरिफिकेशन सेंटर किसको देगा? वापस से नेशनल ई असेसमेंट सेंटर उसको रिपोर्ट देगा। अब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर उसको असेसमेंट सेंटर को फॉरवर्ड करेगा। तो दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। यानी यहां पे जितने भी हमारे ये 4 जो बेस थे, मतलब जो असेसमेंट सेंटर, वेरिफिकेशन सेंटर और ये रिव्यू सेंटर्स वगैरह जो थे, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते आपस में एक दूसरे से, ना ही ये डायरेक्टली एसएससी को इंटरेक्ट कर सकते हैं। इनको बीच में किसको लेना पड़ेगा? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। अब तो आप समझ गए होंगे कि इससे करप्शन कम कैसे होगा। देखो, जब कंट्रोल ही छिन जाएगा असेसमेंट करने वाले यूनिट का, किससे? एसएससी से, उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन ही खत्म हो जाएगा। तभी तो इस स्कीम का नाम लिया है क्या? फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम 2019। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिए फॉर द एग्जामिनेशन। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मेरे को लगता है कि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आप पढ़ लेना। इसमें पहले डेफिनेशन है असेसमेंट की। असेसमेंट मतलब असेसमेंट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 143, ठीक है।
दूसरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एलोकेटेड एलोकेशन सेंटर, आई रिपीट ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। देखो यहां पे जो ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम नाम दिया गया है, जैसे एसएससी का केस उठेगा ना वो ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के हिसाब से उठेगा, यानी यहां पे कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होगा। यहां पे क्या है, इट्स ए प्रोसेस फॉर रैंडमाइज्ड एलोकेशन ऑफ केसेस by using suitable technology tool including artificial intelligence and machine learning। I repeat, ये जो automated allocation system है, it means it's a process या फिर it's a system, it's algorithm for randomized allocation of cases, random basis पे allocate होंगे cases, okay? क्या यूज करके? Technological tool, artificial intelligence and machine learning। In the same way तीसरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल। इसमें क्या होगा, इट्स ए प्रोसेस या फिर इट्स ए सिस्टम फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर, कि एक स्टैंडर्ड रूप से, एक प्रोसेस रूप से कि हम ऑटोमेटेड रूप से एग्जामिनेशन करेंगे यहाँ पे जो भी ड्राफ्ट ऑर्डर बन के आएंगे। ई असेसमेंट का मतलब कि आपने www.incometaxindia.e-filing.gov.in की साइट पे आप सभी ने अपना, अगर आप रिटर्न भरते हैं तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करा होगा। अब मान लो डिपार्टमेंट को असेसमेंट करना है तो नोटिस कहाँ भेजेगा डिपार्टमेंट, इसी साइट पे भेजेगा। तो ठीक है, तो इसी को, ये जो जितनी प्रोसीडिंग होगी इस अकाउंट में आपका, तो इसी को क्या बोलेंगे, ई असेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का मीन्स कि जब आप इनकम टैक्स की साइट पे अपना यूजर अकाउंट बनाते हो तो उसमें जो यूजर डिटेल्स देते हो आप, उसमें एक मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन आता है कि प्लीज गिव द मोबाइल नंबर, फिर पूछा दिस नंबर बिलोंग टू, तो सेल्फ, या फिर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं किससे, ठीक है ना। तो उसी में यूजर प्रोफाइल में जो आपका मोबाइल नंबर गया है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वही माना जाएगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन देना होगा डिपार्टमेंट को मैसेज के थ्रू, अगर उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे दे दिया तो ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्ली आपको मैसेज पहुंच गया है। वीडियो टेलीफोनी मतलब अभी हम क्या लोग कर रहे हैं, मैं जूम क्लासेस लेता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, अल्टरनेटिव डेज में फ्री बैच चलता है, तो वो क्या है, रियल टाइम में हम कम्युनिकेशन को हम करते हैं, रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो कैसे, जो मैं बोलता हूँ वो बच्चों को सडनली सुनाई देता है, और जो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ वो वीडियो के माध्यम से उनको दिखता है, तो इसे क्या बोलते हैं, वीडियो टेलीफोनी बोलते हैं। मोबाइल ऐप का मतलब है कि एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाएगा, लेकिन अभी बनाया नहीं, बन जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, लेकिन मेरे को इनमें से सबसे जो खास दो लगती हैं, ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम और ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल, इनको आपने याद करना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। देखो फोन नंबर में गवर्नमेंट ने क्या कहा था, केवल जो फोन नंबर आपकी यूजर प्रोफाइल में है, केवल वो फोन नंबर, ठीक है। जबकि ईमेल आईडी के लिए क्या कहता है कि आपने जो इनकम टैक्स की पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो उसमें जो आईडी दी है वो। दूसरा कहता है कि आपने लास्ट जो रिटर्न भरी है उसमें जो ईमेल आईडी दी है वो। तीसरा कहता है आपने पैन के लिए अप्लाई करा होगा, तो पैन नंबर वालों को जो आपने ईमेल आईडी है वो पता कैसे लगेगी, पैन नंबर वालों के डेटाबेस से। इन द सेम वे आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई करा होगा, तो आधार कार्ड बनवाने के टाइम पे जो भी आपने ईमेल आईडी दी है वो। अगला क्या है, अगर आप कंपनी है तो एमसीए के डेटा में जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो। अगला क्या है, ईमेल आईडी मेड अवेलेबल बाय द एसएससी टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो भी ईमेल आईडी मेड अवेलेबल है आपके द्वारा डिपार्टमेंट को वो। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद दो डेफिनेशन हो है, अपीलेट प्रोसीडिंग, इसको पढ़ लेना, और साथ में है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ऑथेंटिकेट कैसे करे जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, बाय अफेक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है ना, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। तो ये आईटी एक्ट 2000 अगर आपने इसका पढ़ा होगा, आप इसको सेक्शन नंबर 3 को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये तो इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इसका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे काम करना है मैंने बता दिया कि सबसे ऊपर क्या होगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर होगा, उसके अंदर 8 रीजन होंगे, ठीक है ना, और 8 रीजन, हर एक रीजन के अंदर 4 यूनिट होंगे। और जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है, ठीक है ना, उसको कौन मॉनिटर करेगा, डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, ये इसका कमांड करेंगे। ठीक है, आगे अब
नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ई असेसमेंट सेंटर्स की मैंने क्या है डेफिनेशन दी हुई है कि भाई नेशनल ई असेसमेंट सेंटर का काम क्या होता है। इसका काम होता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करना। फिर रीजनल ई असेसमेंट सेंटर का काम क्या होता है कि इसमें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कमिश्नर्स का होता है, तो वो क्या है कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करेंगे? सीधी सीधी बात है, वो 4 सेंटर्स को ही कंट्रोल करेंगे हर एक रीजन में। असेसमेंट सेंटर का काम क्या होता है भाई साहब? असेसमेंट सेंटर में पूरा का पूरा असेसमेंट होता है, तो सारे काम जो भी असेसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना। वेरिफिकेशन का काम, वेरिफिकेशन यूनिट या फिर वेरिफिकेशन सेंटर का काम वेरीफाई करना होता है, ठीक है ना। इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, प्रॉपर पढ़ लेना, नहीं तो इस पूरी की पूरी स्लाइड को पढ़ने में, ये डेफिनेशन को पढ़ने में, समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये पूरा का पूरा ई असेसमेंट को हमने अपना जो मिशन 60 में हमारे बैच होता है, वो जो जूम पे होता है, रात को 8 बजे होता है, उस 8:30 बजे होता है, उसमें तकरीबन हमने इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए 45 मिनट्स सिर्फ 50 मिनट तक का समय लिया था। तो लेकिन यहाँ पे अपना YouTube का थोड़ा सा लिमिटेशन है, तो इसको एक बार आप खुद देख लीजिएगा। वैसे नाम से जैसा कि साबित हो रहा है, असेसमेंट यूनिट का काम असेसमेंट करना, वेरिफिकेशन यूनिट का काम वेरिफिकेशन करना, और टेक्निकल यूनिट का काम कोई भी टेक्निकल सपोर्ट आ रही है वो देना। रिव्यू यूनिट का काम है कि जब ड्राफ्ट ऑर्डर बन जाए तो उसको एक बार रिव्यू करना। और मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली कुछ नहीं होगा, सब कुछ क्या होगा इनडायरेक्टली। अब आ जाते हैं हम अपनी मेहनत पे। और गाइस अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि प्रोसीजर, पूरे के पूरे ई असेसमेंट का प्रोसीजर क्या क्या है। इस पूरे के पूरे प्रोसीजर्स को मैंने 2 चार्ट में समराइज कर दिया है। चार्ट ए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड चार्ट बी। पूरा का पूरा प्रोसीजर खत्म है। आप अपने बुक खोल के देखेंगे, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा 3-4 पेजेस कवर्ड है इसमें, तो जिसको हमने केवल 2 चार्ट्स में कवर कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या होगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर सर्व क्या करेगा? नोटिस सर्व करेगा। और सीधी सीधी बात है, किसको करेगा? बताओ किसको करेगा? असेसी को। वेरी गुड। असेसी क्या करेगा? असेसी को रिस्पॉन्स फाइल करना है कितने दिन में? 15 दिन में। कितना है यहाँ पर टाइम लिमिट? 15 दिन में, ठीक है। अब क्या, जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो केस किसको फॉरवर्ड करेगा? किसी भी असेसमेंट यूनिट को अंडर एनी रीजन। किस बेसिस पे? कोई सीक्वेंस फॉलो करेगा? आंसर इज नो। रैंडमली सिस्टमैटिक वे में एलोकेशन होगा केसेस का, ध्यान रखना है। अब असेसमेंट यूनिट असेसमेंट कर रहा है, हो सकता है उसको कुछ जानकारी चाहिए हो, कुछ उसको वेरिफिकेशन कराना हो, कुछ उसको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया, क्या वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है? नहीं। तो सबसे पहले किसको अप्रोच करना पड़ेगा? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि असेसमेंट यूनिट में रिक्वेस्ट, किस काम के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है? जी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए, साथ में कि जी हमें कुछ इंक्वायरी करनी है, हमें वेरिफिकेशन करना है, इस चीज का रिक्वेस्ट कर सकता है। और नीचे है कि कुछ टेक्निकल असिस्टेंस के लिए हमें हेल्प चाहिए। मैंने बराबर ब्रैकेट में लिखा है NEAC। मतलब इसका मतलब क्या है कि हिंट दे रहा हूं कि ये चीज डायरेक्टली नहीं हो सकता। इन सभी चीज के लिए सबसे पहले आपको नेशनल ई असेसमेंट सेंटर पे जाना पड़ेगा और फिर इनडायरेक्टली ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं, पहले नेशनल के पास जाओ, नेशनल फिर एसएससी डिमांड करेगा, सॉरी नेशनल डायरेक्ट भी डिमांड कर सकता है। और वेरिफिकेशन या फिर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो उन यूनिट्स को रिक्वेस्ट डालेगा कि भाई इस पर्टिकुलर असेसमेंट यूनिट्स को ये चीज चाहिए और तो ये चीज का रिजोल्यूशन लाओ और मुझे बताओ, मैं फिर असेसमेंट यूनिट को बता रहा हूँ। बड़ा सिस्टमैटिक वे है। कुछ को लग रहा होगा सर ये तो बड़ी लेंदी प्रोसीजर नहीं है। भाई साहब लेंदी तो है थोड़ा सा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिकली ये सब चीज होगा तो स्पीड अपने आप ही आएगी। दूसरा, करप्शन खत्म होगा। गवर्नमेंट एक बार को लेंदी अगर कुछ चीज हो रही है या कुछ चीज में दिक्कत आ रही है वो चीज फेस कर लेगी, लेकिन जब गवर्नमेंट का करोड़ों का रेवेन्यू बढ़ेगा तो अपने आप में गवर्नमेंट का किसी को भी मजा आने लगेगा। पैसा, पैसे का खेल है सब कुछ। आगे देख सकते हैं आप चार्ट में। अब NEAC पे आगे इसके बाद कि असेसमेंट यूनिट विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर अलोंग विद पेनल्टी प्रोसीडिंग एंड सेंड टू द ई असेसमेंट सेंटर। अब ई असेसमेंट सेंटर क्या करेगा? जो भी ड्राफ्ट ऑर्डर बन के आया असेसमेंट सेंटर से तो उसका क्या है, एग्जामिन करेगा। ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट है कि फाइनलाइज करेगा द असेसमेंट ऑर्डर एंड सर्व करेगा नोटिस अलोंग विद पेनल्टी डिमांड या फिर कुछ रिफंड ड्यू होता है उसके साथ। दूसरा पॉइंट है कि जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर वो प्रोवाइड कर सकता है अपॉर्चुनिटी किसको, एसएससी को, शो को नोटिस के थ्रू कि व्हाई द असेसमेंट शुड नॉट बी कंप्लीटेड एज पर द जो भी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है। साथ ही साथ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एक चीज और करेगा, वो ना अपना क्या कहते हैं ये जो डिमांड ये जो ड्राफ्ट ऑर्डर आया था इसको रिव्यू यूनिट को दे देगा और रिव्यू यूनिट से कहेगा कि यार एक बार रिव्यू कर ले कि सब कुछ ठीक है या नहीं। चार्ट नंबर बी पे आ जाते हैं। अब
दो कहानी होंगी, या तो रिव्यू यूनिट क्या बोलेगी, रिव्यू यूनिट बोलेगी कि कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कुछ चीज गलत है, या फिर डायरेक्टली एग्री हो जाएगी जो भी डिमांड ड्राफ्ट ऑर्डर आया। अगर डिमांड ड्राफ्ट ऑर्डर बन के आया उस पर रिव्यू यूनिट एग्री हो जाती है तो क्या हो गया, तो भाई साहब वही चीज फाइनल ऑर्डर होगा। अब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर या तो सीधा डिमांड ऑर्डर एसएससी को इशू कर सकता है या वापस से शो को नोटिस इशू कर सकता है। शो को नोटिस हुआ तो पहला जो प्रोसीजर है फिर से उसको हम रिपीट कर देंगे। दूसरा, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, ये चीज रिकमेंडेशन सजेशन आ सकते हैं रिव्यू यूनिट का कि जी रिव्यू यूनिट का काम क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक डेफिनेशन मैंने लिखी थी यहाँ पे, हाँ डेफिनेशन थी यहाँ पे जो मैंने आपसे कह दिया था, फिर से आप खुद ही पढ़ लो, उसमें रिव्यू यूनिट की करा देता हूँ। देखो रिव्यू यूनिट का काम होता है चेकिंग द रेलेवेंट एंड मटेरियल एविडेंस। सबसे नीचे देखिए, ओके, इशू ऑन विच एडिशन और डिसअलाउ शुड बी मेड इन द ड्राफ्ट ऑर्डर, जुडिशियल डिसीजन have been considered and dealt with in the draft order, checking for the arithmetical correctness, arithmetical error देखना, साथ में कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको लगा दिया है या नहीं लगा दिया, जिस इशू पे डिसअलाउंस दिया गया है वो इशू वैलिड है या नहीं है, ये सभी काम क्या है रिव्यू यूनिट का है। ठीक है ना, तो अपने चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन आया तो मॉडिफिकेशन को कंसीडर किया और असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर दिया। असेसमेंट ऑर्डर क्या करेगी, अपने जो ड्राफ्ट जो ऑर्डर बनाया था उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर देगी इसको, तो इसको बोल सकते हैं कि अब ये रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर या फिर फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर बन के आ जाएगा। अब नेशनल ई असेसमेंट यूनिट के पास आ गया ऑर्डर बन के, अब फिर से क्या करेगी, या तो एसएससी को सीधा डिमांड ऑर्डर इशू कर देगी या फिर क्या कर सकती है कि फिर से शो को नोटिस हो सकती है। शो को नोटिस होगा, फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी एसएससी को, अगर कुछ लगता है कि कुछ कमियां हैं तो फिर से वही कार्रवाई जो थी पूरा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। आई होप आपने हमें करेक्ट किया होगा। ठीक है, अब क्या होगा नीचे चार्ट में कि फाइनल ऑर्डर शैल बी सर्व टू द एसएससी बाय नेशनल ई असेसमेंट यूनिट एज ए डिमांड नोटिस ऑब्लिक शो को नोटिस, और अगर शो को नोटिस है तो फिर से वो प्रोसेस रिपीट होगी। और लास्ट में ब्लैक बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है कि नेशनल ई असेसमेंट यूनिट शैल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ट्रांसफर करेगी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है किसको, असेसिंग ऑफिसर्स को, हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर सच केसेस, उस केस के ऊपर जिस भी असेसिंग ऑफिसर्स की जुरिडिक्शन है उसको ये सारे के सारे केसेस ट्रांसफर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिलेटेड टू दैट केस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मेरे एक बच्चे का डाउट आया था, वो कह रहे थे कि सर यहाँ पे एओ को अब फाइनली फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट हो गए, अब हो सकता है एसएससी की और एओ की सेटिंग हो जाए आपस में और फिर करप्शन के चांसेस बढ़ जाए। मेरे बच्चे सुन मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, यहां पे जब ऑर्डर फाइनल हो गया है, फाइनल डिमांड कंफर्म हो गई है, उसके बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफर हुए हैं उस एओ को जिसके जुरिडिक्शन में वो केस आता है। ठीक है, तो यहां पे एओ की पावर अब कुछ नहीं है, अब चाह के भी सेटिंग नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा फिर भी कुछ पावर है एओ की। क्या है कि भाई साहब वो पेनल्टी इंपोज कर सकता है, अगर एसएससी डिमांड पे नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा तो पेनल्टी इंपोज कर सकता है, रिकवरी कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, कुछ मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई कर सकता है, गिविंग इफेक्ट टू अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ऑर्डर, अगर एसएससी अपील में कर गया है तो उसके अगेंस्ट ये भी अपील में जा सकता है। मेरे मिशन 60 के एक बच्चे का डाउट हो रहा था कि सर आपने ई असेसमेंट का तो बताया, अब मान लो अपील करनी है, हमें सीआईटी अपील करनी है, आईटीएटी करनी है, क्या वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होगी? बच्चे नहीं, अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर इंडिया का यही कहता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी सीआईटी अपील वगैरह वो सब क्या है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिकली फिजिकली दोनों चीज अवेलेबल है। ठीक है ना, कंपल्सरी नहीं है। आगे एक मैंने ब्लू लाइन में एक पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान से सुनिए। पॉइंट कहता है कि हाउएवर द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर में एट एनी स्टेट ट्रांसफर द केस टू द एओ, कि ये कहता है कि ई नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा केस को फाइनलाइज करने के बाद उस एओ को देगा जिसका ज्यूरिडिक्शन है ओवर दैट केस, ऐसा नहीं है, बीच में भी पॉसिबल है। अगर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लगता है ऐसा, केस में मजा आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पूरा का पूरा फ्लो बन रहा होगा, आई होप सो। पॉइंट टू बी रिमेंबर है, कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं। क्या पॉइंट है? पहला कि भाई साहब ये जो पेनल्टी लगेगी ये कब लगेगी, नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी नोटिस या फिर डायरेक्शन या फिर ऑर्डर। अगर एसएससी नॉन कंप्लायंस करता है किसी नोटिस का, डायरेक्शन का या ऑर्डर का, तो पेनल्टी लग सकती है। दूसरा पॉइंट है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली मोड में होगा। तीसरा पॉइंट, नो पर्सनल अपीयरेंस इन द प्रोसेस, ये कहता है कि कोई, देखो फेसलेस स्कीम का नाम फेसलेस ई असेसमेंट, यानी फेस नहीं दिखाना भैया, बिना फेस के होगा, फेसलेस होगा, लेकिन फिर भी
फिर भी अगर एसएससी चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है और वो अपना फेस दिखा सकता है थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है। चौथा पॉइंट है कि ई असेसमेंट इज नॉट द स्पेशल असेसमेंट। ये भैया कोई स्पेशल असेसमेंट नहीं है। यहाँ पे ऑल द करंट असेसमेंट्स आर कैन बी कैरिड इन एन इलेक्ट्रॉनिकली मोड। यहाँ पे जो प्रेजेंटली जितने भी असेसमेंट्स है ऑल, यहाँ पे जो वर्डिंग यूज है ऑल, कि सारे के सारे असेसमेंट होंगे इलेक्ट्रॉनिकली मोड में। अब मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि ये बताओ कि यहाँ पे जितने भी असेसमेंट अभी होते थे, चाहे वो 143 का हो, चाहे 144 का हो, 147 का हो, जो भी हो सारे असेसमेंट होते थे, क्या वो यहाँ पे सारे असेसमेंट और री असेसमेंट कवर्ड हो जाएंगे या कोई इसका एक्सेप्शन है? ये मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके बताना। नेक्स्ट स्लाइड, कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे, और अगर आपने ध्यान से सुना नहीं होगा तो आप इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। सेकंड स्लाइड में मैंने बताया था इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है। रिकॉल करो, जो विजुलाइज करो कि हाँ भाई इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, करप्शन कम करना है, हाँ जी सर, रेवेन्यू बढ़ाना है, फेसलेस ई असेसमेंट करना है, हाँ जी इलेक्ट्रॉनिकली मोड में ई असेसमेंट करना है, लिटिगेशन का टाइम करना है। मैंने विजुलाइज करा, हो गया। हाउ मैनी नेशनल सेंटर, नेशनल लेवल पे कितने सेंटर्स हैं यहाँ पे इस स्कीम में? भाई साहब एक है, वो भी दिल्ली में है। अच्छा, नेशनल के अंदर कितने रीजनल सेंटर्स आते हैं? सर ने बताया तो था मुंबई, दिल्ली। अरे यार नाम मत याद करो, बस याद रखो 8 आते हैं और यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है। चौथा कि जी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कोई भी जो केस सेलेक्ट होगा उसकी प्रोसेस क्या है, या कोई भी केस एलोकेट होगा उसकी प्रोसेस क्या है? क्या कोई हम सीक्वेंस फॉलो करते थे, या फिर कोई सैम्पलिंग करते थे, या फिर कोई रैंडम करते थे? सर रैंडम ही पढ़ाया था आपने, रैंडम ही एग्जामिनेशन है और रैंडम ही एलोकेशन है। अच्छा याद है, वेरी गुड। पांचवा, आरएससी को रिप्लाई कितने दिन में करना होता है? 30 दिन, 10 दिन, 15 दिन। सर आपने 30 दिन तो बिल्कुल नहीं कहा था, ई असेसमेंट में 15 दिन कहा था। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरे से पहले आंसर दे पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर गोइंग वेल। और इसी तरह आप अगर मेहनत करेंगे, हमारे साथ भी जुड़िए यार, फ्री में क्लास चल रही है हमारे, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। 500 से घटा के 250 रुपये हमने फीस कर दिए। 250 रुपये में आपके कितने टेस्ट हैं? 5 टेस्ट हैं। और अगर मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, अगर वो 5 टेस्ट सीरीज से आप निकल जाते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, तो भाई साहब 60% का जो हमारा मिनिमम टारगेट होता है कि मिशन 60 में 60 तो टच ही करना है आपको, आप उससे कहीं ऊपर चले जाएंगे, ये मेरा एश्योरेंस है। लेकिन वो 5 टेस्ट से आपको गुजरना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। हु इज द इंचार्ज ऑफ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर? इंचार्ज कौन है भाई साहब? सर एओ लिख रहा है पहला ऑप्शन, दूसरा सीआई चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया लिखा है, और तीसरा चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया है, और चौथा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो क्या आंसर है इसका? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया आफ्टर डायरेक्टर जनरल, राइट? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन एट एनी स्टेज नेशनल ई असेसमेंट सेंटर में ट्रांसफर द केस टू द एओ? बताओ, आपने सभी अभी तक यही सुना होगा कि जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है, क्या वो किसी भी स्टेज पे कर सकती है? मैंने एक पॉइंट आपको पढ़ाया था ब्लू लाइन में कि हाँ ये कर सकती है, अगर उसको ऐसा लगता है, बिल्कुल पॉसिबल है। और पॉइंट नंबर 8 है, कैन असेसमेंट यूनिट ऑब्लिक सेंटर डायरेक्टली आस्क फॉर टेक्निकल सपोर्ट? क्वेश्चन है डायरेक्टली आस्क फॉर टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द टेक्निकल यूनिट्स। क्या यहाँ पे असेसमेंट सेंटर या फिर असेसमेंट यूनिट डायरेक्टली टेक्निकल यूनिट या फिर टेक्निकल सेंटर्स को पूछ सकते हैं कि जी हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए? आंसर इज नो, कुछ भी डायरेक्टली नहीं है भाई साहब। यहाँ पे काम क्या है? फेसलेस करना आपस में। असेसमेंट सेंटर्स का इंटरेक्शन नहीं है, एसएससी का इंटरेक्शन नहीं है। सबसे ऊपर क्या है? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है। यहाँ पे एक लूपहोल है, जिसकी सेटिंग नेशनल ई असेसमेंट सेंटर में है, केस वही जीतेगा। सॉरी, मेरे को ऐसा, मेरा कुछ एक छोटा सा मजाक था, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसके बारे में। लास्ट में 9 पॉइंट, under this scheme all the communication shall take place through the electronically communication except document management oblique document delivery। फिर से पढ़ना, मैंने कहा है कि इस स्कीम में सारे का सारा कम्युनिकेशन होगा इलेक्ट्रॉनिकली मोड में, केवल एक चीज को छोड़ के डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट या फिर डॉक्यूमेंट डिलीवरी करना। आंसर इज नो। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी कुछ नहीं है, सभी चीज जो भी है सभी इलेक्ट्रॉनिकली चीज होंगी। आई होप गाइस आपने खूब एंजॉय किया होगा। ये मेरा आधे घंटे का तकरीबन 25 मिनट का लेक्चर था। अगर आपको पसंद आए
तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर अदर फ्रेंड्स, और इसी तरह हमारे साथ बने रहने, मतलब कैसे बोलते हैं वो, इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए ये वीडियो। थैंक यू।